आज के इस वीडियो में देखेंगे सर्वर कंपोनेंट्स Next.js में किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में Next.js OP जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट, सो आज बात करेंगे सर्वर कंपोनेंट्स की कि क्यों हमें Next.js में सर्वर कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए। एक्चुअली रिएक्ट में जब हमने काम किया था हमने देखा था कि हम यूज़ स्टेट को, यूज़ इफेक्ट को बहुत ही इजीली यूज़ कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी हमको। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। हम जल्दी से VS कोड में खोलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट नेक्स्ट ऐप करेंगे। तो मैं सिंपली अपना वही कमांड चलाऊँगा npx create next app @latest, जिससे कि एक Next.js 14 प्रोजेक्ट बनेगा। इसका नाम मैं बनाने वाला हूँ माई ऐप ही रख देता हूँ, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट नहीं, एसलेंट हाँ, टेलविंड हाँ, src डायरेक्टरी नहीं, ऐप राउटर हाँ, इम्पोर्ट एलियस नहीं, ठीक है। और ये जैसे ही बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम यूज़ स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे अपने प्रोजेक्ट में या फिर यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हमको दिक्कत आएगी। और आप लोगों को यार दिक्कत क्यों आ रही है यार, इससे अच्छा तो रिएक्ट था। लेकिन नहीं, Next.js बेहतर है। Next.js बेहतर इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट Next.js के अंदर हर कंपोनेंट होता है एक सर्वर कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोड -r माई ऐप चलाऊँगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो कोड -r माई ऐप, जिससे कि मेरा VS कोड इसमें खुल जाएगा और npm run dev करके मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर दूंगा। और आप लोग देखो कि जब मैं अपनी इस page.js वाली फाइल को एडिट करूंगा, मैं page.js वाली फाइल को एडिट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसमें एक स्टेट बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर div लिखता हूं और इसको मैं jsx कर दूंगा, jsx। और मैं यहाँ पर जैसे ही div लिखूंगा तो आप देखो, और मैं लिखूंगा I am a component एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पे जाऊँगा, लोकल होस्ट 5173 नहीं, लोकल होस्ट 3000 पे। तो आप देखो यहाँ पर आई एम अ कंपोनेंट आ जाएगा। आपको क्या, हाँ यार ठीक है, इतना तो पता था, क्या बता रहे हो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर कहूँ, मैं अभी ये वाला इंपोर्ट हटाता हूँ, इमेज वाला, मैं कहूँगा इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट और यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और मान लो मैं यहाँ पर यूज स्टेट स्निपेट को यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो काउंट के नाम से एक बनाता हूँ और काउंट को मैं 0 करता हूँ और यहाँ पर मान लो मैं एक काउंट बनाता हूँ। उप्स, मैंने रिटर्न के अंदर डाल दिया गलती से, मुझे यहाँ डालना चाहिए। और मैं कहूँगा काउंट, और जैसे ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये एक एरर थ्रो कर रहा है, आप भी चौंक जाओगे। आपको यार ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है। एरर थ्रो करने का रीज़न ये है कि ये एक सर्वर कंपोनेंट है, जबकि हमें यूज स्टेट को इस्तेमाल करने के लिए इसे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब आपको कहोगे कि यार क्लाइंट कंपोनेंट क्या है, सर्वर कंपोनेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। Next.js में बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ एक सर्वर कंपोनेंट है, विच मीन्स कि आपका ये जो पूरा page.js वाला फाइल है ये सर्वर पर चलेगा पहले और HTML बन के फिर क्लाइंट तक पहुंचेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये क्लाइंट पे चले, जैसे कि हम नॉर्मल रिएक्ट में कर रहे थे, तब आपको देना पड़ेगा यहाँ पर यूज़ क्लाइंट। मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ क्लाइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ क्लाइंट लिखूंगा और अब ये बिल्कुल सही सही काम करेगा। देखो कंपोनेंट 0 हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ और मैं कहूँ कि यार इस बटन पर जैसे ही ऑन क्लिक हो तब आप सिंपली क्या करो, एक एरो फंक्शन चला दो। क्या एरो फंक्शन चलाओगे आप, सेट काउंट को क्या कर दो, सेट काउंट को कर दो काउंट +1, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो और आप जैसे ही ये करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। बटन क्यों नहीं आया यार, यहाँ पर बटन क्यों नहीं आया, बटन के अंदर कुछ डाला नहीं क्या मैंने, क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी डालता हूँ और आप देखो यहाँ पर क्लिक मी पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये 18, 19, 20, 23 ये सब होता जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो है अपना एक बहुत ही बेसिक क्लाइंट साइड वाला पेज बना सकते हैं। लेकिन आप कहोगे ऐसा किया क्यों Next.js के अंदर, क्यों हमें यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ रहा है ऊपर यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के लिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सोल लॉक करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सोल लॉक करता हूँ, एक बार के लिए हम स्टेट को हटाते हैं, इस स्टेट को हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं बटन को, और ये जो हमने काउंट लिखा है इसको भी हम हटा सकते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको भी हटाते हैं, जो काउंट लिखा है मैंने, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। और मैं क्या करूँगा अब कि यहाँ पर एक कॉन्सोल लॉग लिखूँगा, हे आई एम हैरी, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा, तो जब मैं यूज़ क्लाइंट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो देखो आई एम हैरी वाला जो कॉन्सोल लॉग है वो यहाँ पर आएगा, देख रहे हो आप, हे आई एम हैरी यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये हटा दूंगा, हे आई एम हैरी मेरा यहाँ पर नहीं आएगा। मैं अगर ये हटा दूँ, यूज़ क्लाइंट हटा दूँ यहाँ से टॉप से, तो क्या होगा, यूज़ क्लाइंट जब मैं हटाऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, और दिक्कत ये आ रही है कि भाई यूज़ स्टेट यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट भी कैसे करने की ज़रूरत करी आपने जब ये एक सर्वर कंपोनेंट है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो नहीं आया हमारा जो हे आई एम हैरी है। तो ये हे आई एम हैरी कहाँ पर लॉग हो रहा है, ये हे आई एम हैरी लॉग हो रहा है सर्वर में, और सर्वर में यहाँ पर लॉग हो रहा है, देखो हे आई एम हैरी। जितनी बार मैं इस पेज को एक्सेस करूँगा
उतनी बार हे आई एम हैरी लॉग होता जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पेज रन हो रहा है सर्वर साइड में। आपको पता होना चाहिए कि जब भी सर्वर साइड पे कुछ रन होता है तो वो सर्वर साइड के कंसोल पे लॉग होगा, और अगर कुछ क्लाइंट पे रन हो रहा है तो वो क्लाइंट के साइड पे लॉग होगा। ये चीज़ डाइजेस्ट करना आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है अगर आपको इसका यूज़ नहीं पता, बट आप कुछ इस तरह से समझ लो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वो सेंसिटिव काम कर सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ यूज़र ना देख पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि एक फ़ाइल में रीड कर पाऊँ Node.js के fs मॉड्यूल का इस्तेमाल करके, मैं यहाँ पर import fs कर सकता हूँ और फ्रॉम fs/promises मान लो मैंने किया, और मैं अगर यहाँ पर करूँ let a इज इक्वल टू fs.read फाइल, और मान लो मैं रीड करता हूँ फाइल को, मान लो मैं कौन सी फाइल को रीड करूँ, मान लो मैं करता हूँ .gitignore को रीड करता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो कुल मिला के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे की जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a इज इक्वल टू अवेट, एंड मैं अवेट को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक प्रॉमिस है, कोई बात नहीं, मैं एक a.then को इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा e और यहाँ पर लिखूँगा console.log e, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ इसको, और आपको दिखाता हूँ अभी कि ये जो फाइल का कंटेंट है वो लॉग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल रीड हो गई है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ e.toString, और जैसे मैं e.toString करूँगा आप देखो कि इस फाइल के कंटेंट लॉग हो चुके हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट होता? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर यूज़ क्लाइंट करूँ अगर, तो मैं ये नहीं कर सकता। तब क्या होगा? तब यहाँ पर ये कह रहा है कांट रिजॉल्व एफएस प्रोमिसेस। आप देख रहे हो कांट रिजॉल्व एफएस प्रोमिसेस, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो सारा कोड है ये कहाँ पर रन हो रहा है? ये रन हो रहा है ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में ये चीज़ इसको नहीं मिली। तो आप सर्वर में और क्लाइंट में डिफरेंस समझें। आप ये समझें कि जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं कंपोनेंट तो वो एक सर्वर कंपोनेंट होता है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ क्लाइंट लिख देता हूँ ये सारा कुछ क्लाइंट साइड पर रन होता है। Next.js एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड भी आप इसमें लिख सकते हो, बैक एंड भी आप इसमें लिख सकते हो। अगर ये चीज़ आप लोगों को एप्लीकेशन इसकी समझ में नहीं आई तो आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग कब हमें सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना है, कब हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है, ये हम देखने वाले हैं। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर एक data.json नाम से फाइल है, मैं आपको अभी बताता हूँ। data.json नाम से फाइल है और यहाँ पर मान लो कुछ डेटा है मेरे पास, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर पे जाता हूँ और कुछ सैम्पल डेटा लेकर आता हूँ वहाँ से। तो कोई सैम्पल डेटा बस मुझे मिल जाए एक बार, ताकि मैं इसको कॉपी कर सकूँ। ये मेरी जेसन आ गई, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल A कंट्रोल V कर दिया, तो ये एक जेसन मेरे पास आ गई। अब इस जेसन को मैं प्रयोग में ले सकता हूँ अपने, ठीक है। मैं एक काम करूँगा कि इस एरे को हटाऊँगा इस तरह से और ये डायरेक्टली ये जेसन ही यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा करूँगा, और या फिर एक काम करते हैं यार, इसको एरे को रहने देते हैं क्योंकि एक एरे है। और यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ये जो data.json है इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसको। तो इसको रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक सर्वर कंपोनेंट की तरह यूज़ करना पड़ेगा, वरना एफएस प्रोमिसेस का एरर मुझे मिलेगा। तो मैं चाहूँगा उन कंपोनेंट्स को सर्वर कंपोनेंट बनाना जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, जो डेटाबेस से कनेक्शन ले रहे हैं, जो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं यूज़र को, यानी कि जिसको मैं बैकएंड के तौर पे ट्रीट करना चाहता हूँ। और एक बार यहाँ पर जो भी चीज़ हम रेंडर कर रहे हैं वो हमारी HTML बन के ब्राउज़र में जाने ही वाली है। तो यहाँ पर जो भी लॉजिक आप लिखोगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन के जस्ट अंदर, वो लॉजिक जो है एग्जीक्यूट होने के बाद ये HTML आपको ब्राउज़र में देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आप बैकएंड वाला लॉजिक लिख सकते हो अगर आपका सर्वर कंपोनेंट है तो। लेकिन अगर क्लाइंट कंपोनेंट है तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी आप क्लाइंट कंपोनेंट में जो भी करोगे वो सब अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर क्लाइंट साइड में। और ये चीज़ कब क्या करना है ये आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगी जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो आई होप कि आप लोगों को सर्वर कंपोनेंट समझ में आ गए। बहुत सिंपल सी चीज़ करना है आपको, यूज़ क्लाइंट लिख देना है अगर किसी भी कंपोनेंट को आप क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहते हो, और आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हो, मान लो कि आपको सिर्फ नैव बार बनाना है और आप उसमें यूज स्टेट यूज़ करना चाहते हो, तो आप सिर्फ नैव बार कंपोनेंट को यूज क्लाइंट बना सकते हो और उसको सर्वर कंपोनेंट के अंदर एम्बेड कर सकते हो। ये चीज़ करने के लिए आप लोग यहाँ पर एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बना लो। जैसे कि मान लो मैं आउटर साइड पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ डायरेक्टरी में components/navbar.jsx करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ JS कर सकते हो। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, RAFCE करेंगे और यहाँ पर मैं navbar लिख दूंगा और मैं इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़ क्लाइंट, और मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है तो भी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इंपोर्ट navbar, और navbar को यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ
तो मैं कहूँगा रिटर्न कर दो डिव के अंदर nav bar, ठीक है। और इस तरह से मैं nav bar को इंपोर्ट कर सकता हूँ। nav bar एक क्लाइंट कंपोनेंट है, page.js एक सर्वर कंपोनेंट है। सर्वर कंपोनेंट के अंदर मैंने क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ कर दिया और ये आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं। आप देखो बिल्कुल भी कुछ एरर नहीं आएगा। ऐसा करने की ज़रूरत हमको पड़ती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जब हमें एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लॉजिक को ले जाकर उसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट या फिर वो काम करने पड़ते हैं जो कि सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो आप उतने पोर्शन को बाहर निकाल लो सर्वर कंपोनेंट से और उसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। सिंपल सा लॉजिक है और ये चीज़ बहुत ईजी आपको लगेगी जब हम लोग एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे और जब हम एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरह से कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। अभी के लिए अगर आप लोगों ने सिग्मा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना और पहले वीडियो में जाकर 5 में से मुझे स्टार्स देना, कमेंट में एक रिव्यू ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।